अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहन मिसेस रंजना कुमार, चेयरपर्सन कमर्शियल एंड बैंकिंग फ्रॉड्स कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैदराबाद। और एक खास बात आपको बताना चाहती हूँ, मिसेस रंजना कुमार फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ताली बजाएंगे मिसेस रंजना कुमार के लिए। आप इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से बहुत गहरी रुचि रखते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन के द्वारा अनेकों को प्रेरणा भी देती रहती हैं। आप सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक हैदराबाद से आई हैं। अभी हम सुनेंगे संक्षिप्त में बहन मिसेस रंजना कुमार से। ओम शांति। मंच पे बैठे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो आए हैं, हमारी आदरणीय सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स ब्रह्म कुमारी से, सभा में बैठे हमारे विशेष अतिथिगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपना असीम आभार प्रकट करना चाहती हूँ संस्था को कि मुझे ये मौका दिया, इस अपॉर्चुनिटी दी, और वो भी एक बहुत ही पावन अवसर पर, जबकि हम हमारी आदरणीय दादी जानकी की 100वीं सालगिरह मना रहे हैं। मैं आपको कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे सुनाऊंगी। पहले तो मैं बताऊं कि मैं और मेरे पति इस ज्ञान में पिछले 5 साल से हैं, और संक्षिप्त में ये बताऊं कि इन 5 सालों में हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया है। छोटी छोटी बातें जिनको सुनकर उलझ जाते थे, उलझन हो जाती थी, फिक्र हो जाती थी, समय नष्ट हो जाता था बेकार बात करने के लिए सुलझाने में, वो सब हमको अब नहीं महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ लगने के हमारी परेशानियां दूर हो गई, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, आप जो भी नाम से कहें, वो तो आते जाएंगे, लेकिन जो नया है, जो परिवर्तन है, वो है हमारा रिस्पॉन्स इन प्रॉब्लम्स को, वो है हमारा रिएक्शन ये प्रॉब्लम्स को। तो ये चीज़ से, और जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी केवल 5 साल हुए हैं, बहुत और पुरुषार्थ करना है, जैसे बाबा कहते हैं बहुत पुरुषार्थ करना है। लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, जो विशेष है कि हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल गई है, एक क्लियर कट दिशा मिल गई है, और वो दिशा इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ कंफर्ट, द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमारे अंदर। मेरी पहली जो संपर्क हुआ था ब्रह्म कुमारी से, वो था 2005 में, जब मैं चेयरमैन थी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहीं पे माउंट आबू पे बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें मुझे चीफ गेस्ट के पे आना पड़ा था। उसमें सभी दादियाँ मौजूद थीं, और उस समय पे प्रकाशमणि दादी भी थीं। दिस वाज 2005। और उस दिन जब मैं आई तो दादियों मुझसे मिली पहले, कार्यक्रम के पहले, और उन्होंने कहा कि आप सारा दिन यहीं रहिए, रात रह के सुबह जाइएगा, तो आपको पहली दफ़े आई है सब कुछ पता लगे। तो एक चीज़ मुझे, मतलब मैं उस दिन काफ़ी कार्यक्रम थे और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे थे सब तरफ, लेकिन जो चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुई वो ये था कि इतने सारा कार्यक्रम, इतने सारा चल रहा है, मगर सब एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा। हर एक जगह पे एक एनर्जी लेवल सीम टू बी सो हाई, और एक खुशी का वातावरण सा महसूस हो रहा। और मुझको ऐसा लग रहा था कि वैसे तो अनेक जगहों पे, इंस्टीट्यूशन पे मैं जाती थी, कहीं पे किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार की खींच, किसी प्रकार की वरी, एंग्जाइटी, कुछ इन चीज़ों का नाम था। तो ये जगह कुछ बिल्कुल ही अलग सी लगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर एक बहन और भाई के चेहरे पे एक बड़ी रूहानी मुस्कुराहट जिसे कहते हैं वो, और वो मुस्कुराहट बिल्कुल परमानेंट। जैसे आप देखिए बाहर आम जगह आप जाएं, कोई आपसे मिलता है, 2 मिनट को मुस्कुराता है और फिर वापस चला जाता है, 2 मिनट दिखावे की मुस्कुराहट, वो नहीं। बट दिस वाज समथिंग सो फैसिनेटिंग
तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने अपने विचार किया। अगले दिन सुबह जब मैं गई, सब तरफ गई थी, पांडव भवन, हॉस्पिटल, बाबा के कमरे में, सब तरफ ले गए। तो ऐसा प्रभाव, मैंने कहा, मैंने उस समय सोचा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगी, जब मैं इस संस्था से जुड़ जाऊंगी। लेकिन 5 साल बाद, ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, उससे मुझे लगता है कि मेरा ये डिसीजन गलत था। आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं है। इस संस्था से अगर जुड़ना ही है और इसका फायदा पूरा उठाना है तो एक्टिव लाइफ में आना चाहिए। यहाँ पे एक्टिव लाइफ में आपको आना चाहिए। और इस चीज का उदाहरण देने के लिए मैं आपको कुछ अपने कैरियर से कुछ बातें बताऊंगी कि क्यों ये ज्ञान इंपॉर्टेंट है हमको हमारी डे टू डे लाइफ में। देखिए, हम कोई भी करें, या अगर हम कोई पब्लिक सेक्टर में काम करें, गवर्नमेंट में काम करें, प्राइवेट अपना काम करें, प्राइवेट सेक्टर में, या अपना बिजनेस करें, तो हमें देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं। एक विजन होता है, हम कहते हैं विजन कि हमारा कारोबार यहाँ जाएगा 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में। उस विजन को कामयाब होने के लिए हम एक पॉलिसी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और फिर उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और वो सबसे बड़ी समस्या है ना। इन चीज़ों के लिए थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, थोड़े इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए कि आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी क्या प्राइसिंग करेंगे, उसकी क्या डिलीवरी पोजीशन होगी, आपकी आईटी एडवांसमेंट कैसी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी प्लान बनाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक इंटरनल फैक्टर होता है, और इंटरनल होता है हमारे रिसोर्सेज। और वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हमारी है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और वो अनेक जो एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड ओवर कहते हैं कि मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज द बिगेस्ट एनिग्मा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि आप कैसे मैनेज करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को। मैनेजमेंट का अगर आप ट्रांसलेशन करें कि मैनेजमेंट दे से इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट व्हेन वी टॉक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, it is also an art which has to be very consciously cultivated by taking various factors which have a bearing on the human mind, which go to influence the human mind. मतलब human resources, हमारे वर्कर्स को, हमारे कर्मचारियों को मैनेज करना एक कला है, और उस कला को हमको किस प्रकार करना है देखिए। तो इसमें ये देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि ये बताया जा रहा है कि भगवान ने जो हमारे को दिमाग दिया है, द बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी इज द ह्यूमन माइंड। और कहा जाता है कि अगर ह्यूमन माइंड दिल से पूरी तरह से काम करे तो कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता, कोई ऐसा लक्ष्य जो प्राप्त नहीं हो सकता, इतनी उसके अंदर क्षमता है, इतना पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम अपने पास ही देखें, आज हमारे पब्लिक सेक्टर्स में देखें और एक में बताया जाता है कि केवल 30% लोग, 30% रियली गिव द मैक्सिमम। तो ये किस तरह से किया जाए, किस तरह से ये ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें पूरी तरह से करें। अगर हम क्रोध करके काम लें, तो क्रोध करेंगे तो आदमी अक्सर दिखाते हैं कि लोग बॉसेस होते हैं, अपना जो अथॉरिटी दिखाते हैं कि क्रोध करके दिखाएं या उनसे करें, तो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में एंग्जाइटी बन जाती है, और उसमें फिर एक प्रकार का फियर आ जाता है। तो ये तो एनवायरनमेंट नहीं है। तो इसलिए पूछा जाता है कि किस प्रकार का एनवायरनमेंट हो कि ये पूरा आपको पोटेंशियल ह्यूमन माइंड का मिले। तो इसमें पीपल ऑफ विजडम हैव सेड कि आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए जैसे फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। हिंदी में मैं इसका बताऊं कि निष्पक्ष होकर हम काम करें और समदृष्टि रखते हुए काम करें, तभी मालूम होता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप क्रोध के वातावरण में करेंगे तो कभी आपका काम नहीं होगा। अगर फर्ज कीजिए, अक्सर हमने देखा है कि संस्थाओं में कि बॉस कहता है कि भाई ये प्रकार इस तरह करना चाहिए, और अगर कोई ना करे या उसके ना करे से मतलब वो समझाए कि भाई इससे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, इसमें थोड़ी हमको अमेंडमेंट्स करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उसको गलत समझा जाता है, क्योंकि जो बॉस होता है उसका अहंकार बीच में आ जाता है और वो कहता है कि ये ठीक नहीं। तो इसकी वजह से उसको कभी प्रमोशन नहीं मिलती है, या उसका एक कई उल्टी सीधी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ये चीजें अक्सर होती हैं। ब्रह्म कुमारीज में हमने क्या समझा है, और या हमको क्या समझाया है
कि आप 2 दिन से सुन रहे हैं कि हम एक आत्मा हैं। अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्मा का ज्ञान तो पहले भी थोड़ा बहुत था, लेकिन आत्मा के विशेष गुण जो बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। और वो जैसे शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र, तो अनेक सुख स्वरूप। सो द इशू इज कि अगर ये हमारा ओरिजिनल नेचर है तो ये कहां से आ गया? क्रोध कहां से आ गया? अहंकार कहां से आ गया? ईर्ष्या, ग्लानि, ये कहां से आ गया? तो ये ज्ञान अगर हो इंसान को काम करते हुए कि ये हमारा ओरिजिनल नेचर है, और अगर ये है भी कि कुछ लोग कहते हैं भाई क्रोध है कैसे जाए, तो ये एक लर्न्ड बिहेवियर है। हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको लर्न किया है। जो चीज लर्न करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल नेचर नहीं होता है, जो लर्न किया जाता है, उसको अनलर्न भी कर सकते हैं। और अनलर्न की विधि जो है वो हमें यहाँ पे इस संस्था में, ब्रह्म कुमारी में हमें बताई जाती है। एंड दैट इज वाई मेरा बोलने का मतलब ये था कि दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। छोटी छोटी 2-2 लाइनों में शिव बाबा ने हमको बताया है। जैसे कहते हैं, नियत साफ तो रब राजी। नियत से मतलब इंटेंशन आपकी। जब आपने किसी का एनुअल रिपोर्ट खराब करी या आपने किसी को डांटा या कुछ किया, तो आपकी नियत क्या थी, ये क्वेश्चन करो। फिर ये भी कहते हैं, नियत साफ तो मुराद हासिल। जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आपकी नियत साफ है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन लेके ऊपर जाना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा नीचे वाले भी आपके साथ साथ हुआ है। ना दुख दो ना दुख लो। अगर आप एक भी कर्मचारी के साथ गलत एक्शन लेते हैं तो एक ने नहीं प्रमोशन खोई है, एक ने नहीं दुखी हुआ है, लेकिन उसको देख के अन्य कर्मचारियों के ऊपर उसका असर होता है। तो मेरे बोलने का मतलब यही था कि जब हम कहते हैं कि हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है, इतना पोटेंशियल है, तो इस ज्ञान जो है, इस ज्ञान में चलते हुए, अपना कार्य करते हुए हमको एक बहुत सही और करेक्ट डायरेक्शंस मिलती हैं, और हम अपने आप को भी सुखी करते हैं और दूसरों को भी खुशी करते हैं। धन्यवाद। Thank you very much, Miss Sister Ranjana Kumar, for giving such a beautiful speech.